नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ओके, बेल्जियम के बारे में हमने रीड किया था कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, डच स्पीकिंग पीपल थे और जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। ओके, बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन कैसा था? डच थे 59%, फ्रेंच थे 40% एंड जर्मन वर 1%। ये तो पूरी कंट्री के बारे में बात हो गई, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में एथनिक कंपोजिशन इससे अलग था। ब्रुसेल्स में क्या था कि जो फ्रेंच थे वो 80% थे, वो डच थे वो 20% थे। फ्रेंच 80% while Dutch were only 20%। ओके, पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन है? डच। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच। और जब दो कम्युनिटीज को अब आपको पता है कि एक देश में एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तब इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए 1970 से लेके 1993 तक बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया था। ओके, फ्रॉम 1970 टू 1993 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड 4 टाइम्स। ओके, और 4 बार अमेंड करने के बाद, 4 बार अमेंड करने के बाद, 4 बार बदलाव करने के बाद जब बेल्जियम मॉडल अपनाया गया था, तब उसमें बेल्जियम मॉडल में पहली चीज यह थी कि उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर थे ना, बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर, वो इक्वल थे। There are equal ministers in central government. Equals means 50% तो थे डच स्पीकिंग और 50% थे फ्रेंच स्पीकिंग। ओके, यानी मिनिस्टर इक्वल थे, 50-50 थे। ठीक है, 50-50 थे, यानी 50-50 होंगे तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ कोई भी अगर स्पेशल लॉ पास करना होता था तो उसके लिए दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की मंजूरी लेनी आवश्यक होती थी, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप की असेंट लेनी नेसेसरी होती थी। ठीक है, असेंट ऑफ बोथ कम्युनिटीज। यानी बेल्जियम मॉडल में फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लेवल पर मिनिस्टर इक्वल होंगे, भले पॉपुलेशन डच की कितनी हो, फ्रेंच की कितनी हो, मैटर नहीं करता, मिनिस्टर तो इक्वल होंगे सेंट्रल लेवल पर। और इस स्पेशल लॉज को पास करने के लिए भी दोनों कम्युनिटीज की मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ साथ जो पावर था वो डिवाइड हुआ था सेंटर से स्टेट में। ओके, यानी पावर अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक स्टेट की लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर डिफर करता है, तो स्टेट को पावर देना भी नेसेसरी था। और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के सबऑर्डिनेट नहीं थी बेल्जियम में। ओके, बेल्जियम में सेंटर से स्टेट में पावर डाइवर्ट हुआ था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पूरी कंट्री में डच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था। पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन थे? डच 59%, और माइनॉरिटी में थे डच के मुकाबले फ्रेंच। तब भी दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला था। तब जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स थी ना, ब्रुसेल्स में फ्रेंच ने भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने बोला जब डच पूरी कंट्री में मेजोरिटी में होके 59% होके भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम ब्रुसेल में 80% होके भी दोनों कम्युनिटीज के बीच में, दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए ब्रुसेल्स में भी दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, वहां पे भी पावर
इक्वली डिवाइड थी, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनी थी। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, यानी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए, डच स्पीकिंग पीपल के लिए, जर्मन स्पीकिंग पीपल के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में। ओके